थे और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर आपको किस टाइप की प्लास्टिसिटी देखने के लिए आपको मिलती है। सो अगर आप याद करते हो तो हमने हेटेरोफाइली की बात की थी। हेटेरोफाइली के अंदर आपको क्या मिलता है कि आपको अलग अलग टाइप का कोई लीव्स मिलते हैं आपके प्लांट के अंदर देखने के लिए ड्यूरिंग द लाइफ। सो उसके पूरे लाइफ के दौरान आपको अलग अलग टाइप का आपको लीफ देखने के लिए वहां पे मिल सकते हैं। एंड दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई इंटरनल प्लास्टिसिटी, जहां पे एक प्लांट के अंदर जुवेनाइल स्टेज पे कोई अलग लीफ होगा, एडल्ट स्टेज के अंदर आप यहाँ पे कोई अलग लीफ होगा। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर आपको ऐसा इंटरनल प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है तो इसके 3 एग्जाम्पल आप मुझे बता दीजिए। व्हाट आर द 3 एग्जाम्पल, हैंड करके बताना। व्हाट आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ माई इंटरनल प्लास्टिसिटी के 3 एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बताइए मुस्कान। कॉटन, लार्कस्पर एंड कोरिएंडर। हाँ जी, कॉटन, लार्कस्पर एंड कोरिएंडर आर द 3 एग्जाम्पल ऑफ माई इंटरनल प्लास्टिसिटी। बिल्कुल सी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे हैंड रेस करके बताइएगा अपने एंड से कि हमारा रीडिफरेंशिएशन आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट हैपेंस इन माय रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। सो आप अपने 4-5 सेकंड लीजिए एंड देन रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। व्हाट इज योर रीडिफरेंशिएशन? हाँ जी, अंकुश कुमार बताइए। सर, जो मेरे स्कीमेटिक सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं जब मतलब न्यू सेल बनाते हैं तो वो रोल प्ले करते हैं। फिर उन सेल्स को हम डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। हाँ, तो वो तो बेटा डिफरेंशिएशन हो गया। सर मेरा हो गया डिफरेंशिएशन वाला, मेरा प्रोसेस हो गया। हम तो पूछ रहे रीडिफरेंशिएशन। सॉरी सर, मैं डिफरेंशिएशन का बता कोई रही नहीं, थी। ठीक है। आपका डिफरेंशिएशन का ठीक है। हाँ जी सर, जो मुस्कान। रीडिफरेंशिएशन में अच्छा, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। मुस्कान बताइए। जब डिफरेंशिएशन सेल्स कुछ नया फॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। हाँ, वो हो गया डी डिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, आर से जो चालू होता है, रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा? जब डी डिफरेंशिएशन वाले सेल्स कुछ न्यू फॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। आप मुझे बताइए कुछ एग्जांपल, मेरे रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल आप मुझे कुछ बताइए मुस्कान। सम एग्जांपल ऑफ जब रीडिफरेंशिएशन। कॉर्क कैम्बियम कॉर्क या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करता है। राइट, ठीक है। एक ही आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। और एक और एग्जांपल बता दूं मुस्कान इसके अलावा? इंटरफेसिकुलर सेल्स जब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करते हैं। बहुत बढ़िया, यस, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय रीडिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद आप मुझे एग्जांपल दीजिए, गिव मी अ एग्जांपल फॉर माय डी डिफरेंशिएशन। डीई डिफरेंशिएशन, और उसे एक्सप्लेन करेगा कोई। मुझे बताइए डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन करेगा? हैंड रेज करना पड़ेगा आपको। सुमन कुमारी, इशिता कुमारी बताइए। सर, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो कुछ नया फॉर्म करते हैं और एक रोल प्ले करते हैं, उसे डी डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है। सो ऑलरेडी जो बने बनाए सेल्स थे जिनका कोई ना कोई काम था, वो कुछ अब नया बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज डी डिफरेंशिएशन। तो इशिता कुमारी इसके एग्जांपल दे दीजिए आप मुझे। ठीक है, काम करते हैं। अंशिका आप बताइए इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सर, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। अरे नहीं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन ना? हाँ, उसके एग्जांपल बता दो। क्या एक एग्जांपल देके आप बता सकते हो कि डी डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, याद करिए। सलम कुमारी बताइए। सर, जब मेडुलरी रेज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में चेंज होती है। हाँ जी, राइट, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल। जब आपके मेडुलरी रेस जो आपके थे, दे आर माय डिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट। वो मेरे पेरेंकामा है जिनका कोई ना कोई काम है, लेकिन उन्होंने रीगेन की पोटेंशियल, दे हैव रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म न्यू सेल्स। उन्होंने रीगेन की कैपेसिटी ताकि वो नए सेल्स बना सके। और इस दौरान ये जब आपके नए सेल्स बना करेंगे, दिस प्रोसेस ओवर हियर ऑफ फॉर्मिंग योर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द मेडुलरी रेज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन। तो कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको ये पूरा स्टोरी थोड़ा थोड़ा कभी कभी, लेकिन आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर याद रखेंगे तो आपको सबको याद रह जाएगा। इतना भी कोई वो टेंशन वाला टॉपिक नहीं है, या वो लाइक डेफिनेशन नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है।
सो दैट्स गोइंग टू बी डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैं आपको एक अलग सा एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे उसको बताना कि क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन। सुनिए ध्यान से। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से हमारे पास ये आरुषि है, आरुषि एमबीबीएस करती है, राइट, मतलब 5 साल अपना एमबीबीएस करती है और फिर वो डॉक्टर बन जाती है, ठीक है। डॉक्टर बन चुकी है, डॉक्टर की वो जॉब करी है, 3-4 साल वो जॉब करती है, और उसके बाद आरुषि डिसाइड करती है कि उसे 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 रेस कार ड्राइवर बनना है, ठीक है। वो डिसाइड करके उसे कार की रेस देखना पसंद भी है और वो चाहती है कम्पीट करना भी, सो शी डिसाइड टू बिकम अ रेस कार ड्राइवर, राइट। और फास्ट कार के अंदर जो रेसिंग करते हैं वो ड्राइवर बनना चाहती है। तो अब उसने करियर अपना चेंज कर लिया एंड नाउ शी इज कम्पीटिंग इन द कार रेसिंग में वो कम्पीट कर रही है, ठीक है। तो अब बताइए, ये जो मेरा एग्जाम्पल बनेगा यहाँ पे आरुषि का, वो किस चीज का बनेगा? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुकी थी डॉक्टर, राइट। सो शी वाज डिफरेंशिएटेड, बट बाद में उसने बोला कि नहीं यार, वो 2 से 3 साल से उसने काम किया, उसने बोला कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा इसमें तो मेरा पैशन तो कार रेसिंग है, एंड देन शी शिफ्टेड इनटू अ न्यू करियर। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। तो आप प्लीज समझिए क्या होती है 2 टर्म्स, और आखिरी टर्म भी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, दैट इज डी डिफरेंशिएशन, जहां पे आपको मिलता है देखने के लिए कि यू फाइंड समथिंग न्यू फ्रॉम द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। तो हमने ये कुछ पिक्चर देखी थी, ये पिक्चर को आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये पिक्चर आपके सामने एग्जाम के अंदर भी आ जाएंगी, तो ये पिक्चर को आप याद रखेंगे। यहाँ पे यू हैव अ जुवेनाइल एडल्ट फॉर्म, यू हैव अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यू हैव अ वाटर हैबिटेट, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, है ना। सो यू कैन सी ओवर हियर, आप देख सकते हो कि नीचे वाला एग्जाम्पल जो मेरा यहाँ पे दैट फॉर्म है बटरकप रेननक्यूलस। वाटर हैबिटेट के अंदर इसके लीफ कैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको दिख रहा है, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कैसा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज माय बटरकप का लाइक हेटेरोफाइल यहाँ पे है। लेकिन जो बटरकप के साथ क्या हो रहा है कि पानी के अंदर उसका लीफ अलग होता है, पानी के बाहर लीफ उसका अलग हो जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कल। दिस इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ माई एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का ये मेरा एग्जाम्पल यहाँ बन जाता है। ये टर्म्स प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चंस इसमें से आते हैं इसलिए, राइट। फिर जुवेनाइल और एडल्ट फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे लाक्सबर्ग का जुवेनाइल में कैसा आपका लीफ था, यहाँ पे एकदम अजीब सा लीफ था, और एडल्ट फॉर्म के अंदर अलग सा लीफ है आपका यहाँ पे। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई हेटेरोफाइली, बट ये क्या होगा, ये होगा मेरा यहाँ पे इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई इंटरनल प्लास्टिसिटी। दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर इंटरनल प्लास्टिसिटी। तो ये बनेगा मेरा एग्जाम्पल ऑफ योर इंटरनल प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग, राइट। तो ये हम सब देख चुके बेटा, ये सब हम लोग कल के क्लास में देख चुके, दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। अब हम बात करते हैं हमारे थोड़े बहुत प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। सो एक जनरल आइडिया लेते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि यार ये रेगुलेटर्स होते क्या हैं, क्या करते हैं, क्यों इनका सीखना जरूरी है। सो दीज आर द थिंग्स वी विल हैव टू डू, राइट। ये हफ्ता खत्म होते होते आपको ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। सो लेट्स मेक श्योर कि ये टॉपिक को आप काफी ध्यान से सीखें और हर एक चीज को आप यहाँ पे क्लियर कट तरीके से याद रखें। तो पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट देयर रोल इज गोइंग टू बी। तो आप याद रखिए कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, रूट फॉर्मेशन के लिए, राइट, इन सब के लिए आपको कुछ रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ती है। वो जो रेगुलेटर्स यहाँ पे होते हैं उनको आप इवन कह सकते हो यहाँ पे एज अ प्लांट हार्मोन्स। यू कैन ऑल्सो इन अ सिंपल वे यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ प्लांट हार्मोन। इनको आप इवन बोल सकते हो यहाँ पे एज अ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ प्लांट हार्मोन्स। अब ये प्लांट हार्मोन्स या रेगुलेटर्स जिन्हें हम इवन कह सकते हैं एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये आपके ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, राइट। ग्रोथ को रेगुलेट करना मतलब सेल डिवीजन, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल डिवीजन करना, लेंथ इंक्रीज करना, रूट फॉर्मेशन करना, राइट, दे आर ऑल गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय देम। तो यहाँ पे हम सब लोग लिख देते हैं। सो यू कैन फाइंड समथिंग लाइक योर सेल डिवीजन हो गया आपका यहाँ पे, देन हम कह सकते हैं समथिंग लाइक योर सेल ग्रोथ, और आई कैन से सेल इलोंगेशन, या मैं कह सकता हूं समथिंग लाइक योर फ्लावरिंग, राइट। ये इवेंट मेरा हो गया। और भी कई सारे इवेंट होते हैं प्लांट के इंपॉर्टेंट, लाइक फ्रूटिंग,
फ्रूटिंग, देन इवन द रूट फॉर्मेशन, जरूरत के टाइम पे रूट फॉर्मेशन, बडिंग, बर्डिंग, बर्ड में से आपका फिर आपका फ्लावरिंग हो जाएगा वो। देन उसके साथ साथ आई कैन इवन टेल यू, इवन पता है जब आपका प्लांट कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, जब आपका प्लांट कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो प्लांट को बचाना भी जरूरी होता है। समझो आपके आसपास के एरिया में सडनली सूखा पड़ गया, समझो एक प्लांट है, आपका एक प्लांट ग्रो कर रहा है एक फॉरेस्ट के अंदर, और उस साल वहां पे बारिश नहीं गिरी, तो आप मुझे बताइए अगर उस साल वहां पे बारिश नहीं गिरी तो प्लांट अपने अंदर क्या चेंज कर सकता है जिससे वो पानी को बचा सके? व्हाट द प्लांट कैन डू, आपके हिसाब से बताइए मुझे। स्टोमेटा क्लोज कर देगा, बिल्कुल सही, स्टोमेटा क्लोज कर देगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया, क्लोज कर देगा। गुड, बिल्कुल सही। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, राइट। तो ऐसा भी कभी कुछ हो ना, या कोई भी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो वो टाइम पे भी आपके प्लांट के रेगुलेटर्स या प्लांट को बचाते हैं। सो इवन द स्ट्रेसफुल कंडीशन, इवन योर स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन के टाइम पे भी प्लांट को बचाया जाएगा, प्लांट को लाइक यू प्रोटेक्ट देम। तो ये सारे इवेंट्स करने के लिए, ये सारे इवेंट्स करने के लिए यू नीड टू हैव सम रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको अब इवन क्या पे कह सकते हैं एज अ हार्मोन्स, क्योंकि इन सबके जैसे ही प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अगर आपके हार्मोन्स अगर आपके नहीं बन रहे सही अमाउंट के अंदर, देन आपका प्लांट का लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा नहीं, या आपका ये प्लांट का लाइफ साइकिल आपका कभी भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो ये चीज भी आपको यहाँ पे एक्सक्यूज मी क्लियर कट हमेशा आपको मालूम होनी चाहिए। सो नंबर ऑफ थिंग्स दे डू। तो जब भी मैं बात करता हूँ मेरे प्लांट हार्मोन्स की, कुछ नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, एक आपकी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं एज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, वी कॉल देम एज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। अगर मैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आप यहाँ पे याद रखिए, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर ऑक्सिन, देन एक और हार्मोन आपका यहाँ पे आता है साइटोकाइनिन, हाँ जी, एंड यू विल हैव योर गिबरेलिन और जिब्रेलिन, जो भी आप बोल सकते हो। सो यू विल हैव अ गिबरेलिन ओवर हियर। So these are the hormones you will get to see in the plant. So gibberellin, cytokinin and your auxin. तो ये मेरे यहाँ पे कुछ हार्मोन्स है, और इन हार्मोन्स की मदद से बेसिकली आपका प्लांट ग्रोथ शो करता है। सो दे आर माय ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। सो दे आर द वन विच विल इवेंचुअली प्ले कि उसके वजह से आपके प्लांट के अंदर एक सस्टेनेबल अमाउंट की आपके यहाँ पे ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। सो इनका ये यहाँ पे काम होता है। उसी तरीके से हमारा एक और कैटेगरी यहाँ पे होता है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। दिस वन मोर कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इस कैटेगरी के अंदर आपके दो नाम यहाँ पे आ जाते हैं, और दो नाम जो आपके यहाँ पे होंगे दैट इज गोइंग टू बी योर इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, जिसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा एज अ ABN। So ABA stands for my abscisic acid and ethylene stand for your E से चालू होता है, that's your ethylene। तो ये दो मेरे यहाँ पे जो हार्मोन है ये बेसिकली मेरे यहाँ पे आपके होंगे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। दे आर द वन जो आपके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो फिर अच्छे हार्मोन नहीं हुए जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हार्मोन बेसिकली प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं हार्श एनवायरनमेंट के अंदर। इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये प्लांट को बचाते हैं कोई हार्मफुल कंडीशन से, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो इथिलीन, या अगर मैं बात करता हूँ ABA की अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है, अज्यूम करते हैं कि एक मेरा सीड है, एक मेरा सॉइल के अंदर सीड है, और सीड आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका ड्राउट वाला एनवायरनमेंट है। तो समझो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि लेट्स से एक आपका सॉइल के अंदर सीड आ चुका है, बन चुका है सीड, सॉइल के अंदर गिर चुका है वो, और जो आपका सीड है वो आपका जर्मिनेट करना चाहता है। सो यू हैव अ सॉइल, अज्यूम दैट ये आपका सॉइल का यहाँ पे लेयर है, सो यू हैव अ सॉइल का लेयर यहाँ पे, राइट। और इसी सॉइल के अंदर यू हैव अ सीड ओवर हियर, इसी सॉइल के अंदर आपका यहाँ पे एक सीड लगा के रखा हुआ है हमने यहाँ पे। अब ये सीड आपका जर्मिनेट करना चाहता है, दिस इज अ सीड विच वांट्स टू जर्मिनेट। लेकिन बात ऐसी है कि आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें पानी नहीं है, सॉइल के अंदर पानी नहीं है। तो आप मुझे बताइए अगर सॉइल के अंदर पानी नहीं है अभी, तो क्या सीड को जर्मिनेट करना सही होगा या नहीं होगा? यू हैव अ ड्राउट कंडीशन, बताइए।
आपकी ड्राउट वाली यहाँ पे कंडीशन, मतलब आपका सूखा पड़ा हुआ है सॉइल के अंदर, क्या ये टाइम पे सीड को मुझे जर्मिनेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नो सर। आप ये नहीं कराना चाहिए। आप मुझे बताइए कि समझो अगर हमने इसे करा दिया तो क्या ही दिक्कत आ जाएगी? व्हाट कैन बी द इश्यू ओवर हियर अगर हमने करा दिया इसे जर्मिनेट तो? बताइए। पानी की कमी। अगर, हाँ जी, अगर आपने इसे जर्मिनेट करा दिया बेटा तो याद रखना आपका प्लांट जो बनेगा ना, इस जो ग्रो करेगा यहाँ पे प्लांट, वो ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आपका प्लांट ग्रो करेगा उसके कुछ दिन का उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि पानी ही नहीं है। पानी ही नहीं है आपका सॉइल के अंदर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा सीड यहाँ पे सर्वाइव करेगा? तो इसलिए याद रखना कि अगर ऐसी कभी कंडीशन हो तो आपको सीड को एक्टिव नहीं करना है, आपको सीड को वैसे के वैसा ही रखना है। तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सीड डोरमेंसी आपके यहाँ पे मेंटेन रहेगी। सो याद रखना यहाँ पे आपकी सीड डोरमेंसी मेंटेन रहती है। सो ओवर हियर द सीड डोरमेंसी विल बी सीन। सो आपका सीड यहाँ पे डोरमेंट रखा जाएगा, उसकी सीड डोरमेंसी आप रखोगे आप यहाँ पे मेंटेन। सो सीड डोरमेंसी मेंटेन करना मतलब क्या होता है कि आप सीड को जर्मिनेट होने नहीं दे रहे। आप सीड को यहाँ पे जर्मिनेट होने नहीं दोगे, क्योंकि अगर मेरा सीड जर्मिनेट हुआ तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी बेटा आप नोटिस करना, ऐसे कोई तो भी बड़ा सा मैदान होता है ना, वहां पे कोई प्लांट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जैसी बारिश गिरती है, जैसी बारिश गिरती है आपको उस एरिया में छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे। सडनली बारिश के बाद आपको वहाँ पे पूरी लाइक ग्रीन ग्रीन प्लांट्स आपको यहाँ पे ग्रो करते हुए आपको वहाँ पे दिख जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सॉइल के अंदर आपको सीड होंगे, सॉइल के अंदर आपके सीड वहां पे प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट जर्मिनेटिंग, वो वहां पे जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी मेरे हार्मोन्स यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपके ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपका एबी है, वो आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो ये आप दिस हार्मोन विच इज गोइंग टू बी योर एबी है ना, जो आपका एबी आपका हार्मोन है, ये आपके सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इन मेंटेन द सीड डोरमेंसी जब आपकी कंडीशंस हार्श होती है, जब आसपास का एनवायरमेंट आपका ठीक नहीं है जर्मिनेट करने के लिए, वो टाइम पे आप सीड डोरमेंसी मेंटेन करोगे। इसका मतलब ये होता है आपका सीड इनएक्टिव रहेगा और वहां से आपका नया प्लांट निकल के नहीं आएगा। सो ये आपको एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे कि किस तरीके से आपके इनहिबिटिंग हार्मोन आपके काम करते हैं। तो इनहिबिटिंग हार्मोन भी आपका प्रोटेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। बेसिकली दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट ताकि आपका प्लांट सर्वाइव कर सके और उस कंडीशन को लाइक ओवरकम कर सके। तो ये मत सोचना कि अगर इनहिबिटिंग हार्मोन है तो ये हार्मफुल तरीके से काम कर रहा होगा, ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और ग्रोथ के लिए ये भी आपकी मदद करेगा यहाँ पे। सो दीज आर द टू ग्रुप ऑफ हार्मोन्स यू हैव टू नो। आप इस लेवल पे ये 5 हार्मोन ही पढ़ेंगे, इन 5 हार्मोन से आपको डील करना है। बट अगर आप फ्यूचर में जाके कोई हायर स्टडीज अगर आप करोगे तो टाइम पे आपको और 2 से 3 नए हार्मोन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, लाइक ब्रेसिनोइड्स एक आपका हार्मोन होता है, देन यू हैव सियालिक एसिड, ये आपका एक हार्मोन हो जाएगा। बट आप वो फ्यूचर में पढ़ोगे। अगर आप में से कोई है जो फ्यूचर में एग्रीकल्चर साइंस करना चाहता है तो उस लेवल पे जब आप जाते हो देन यू स्टडी सम मोर हार्मोन्स, बट आपको फिलहाल के लिए इन हार्मोन्स को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? सो ग्रोथ प्रोमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, और याद रखना ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का हेल्पफुल ही होते हैं वो, दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द प्लांट। उनके बगैर आपका लाइफ साइकिल आगे नहीं बढ़ सकता। क्या ये 5 हार्मोन का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर दिस 2 ग्रुप्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। यस हमने बस सर। यहाँ, हाँ जी, हमने बस यहाँ पे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है एंड वी आर जस्ट गिविंग यू द बेसिक इन्फो फॉर दिस 2 ग्रुप्स ओवर हियर, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें याद दिलवाता हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, वही मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ। अगर आपको याद हो तो हम बात करते थे समथिंग अबाउट माई कैलस कल्चर। हम लोग कैलस कलर की हमने बहुत पहले कैलस कल्चर की हमने बात की थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर साउंड नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही।
हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो। अब कुछ याद आ रहा है? अगर इनको आप प्रोवाइड करते हो एनवायरमेंट जहाँ पे हाई ऑक्सीजन है और लेस अमाउंट में आपका है यहाँ पे साइटोकाइनिन, तो इसके अंदर क्या डेवलप, सर आपकी आवाज नहीं आपने आ रही, बोला वापस बता दो। पहले से वापस मेरी आवाज करो। क्या मेरी आवाज अब क्लियरली नहीं आ रही? पहले ये बताओ, अभी आ रही है नहीं आ रही मेरी आवाज क्लियरली? यस सर। आ रही है। ओके ओके, चलिए सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने कुछ पढ़ा था काफी सालों पहले काफी महीनों पहले, कैलस कल्चर। कैलस कल्चर मतलब जिसके अंदर आप सेल के अंदर लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स को आप ग्रो कर सकते हो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें से आप प्लांट भी बना सकते हो। उनमें से आप एक नया प्लांट बना सकते हो सेल्स में से इन द टेस्ट ट्यूब। तो अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था बहुत टाइम पहले, इसको हमने स्टार्टिंग का चैप्टर में हमने बात किया था कि समझो आपके पास कुछ सेल्स हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स में से लाइक अगर मैं इन सेल्स को एक एनवायरमेंट के अंदर रखता हूँ जहां पे यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन, अगर ऐसी कंडीशन में इन सेल्स को अगर मैं रखता हूं तो इन सेल्स में से क्या बनेगा? शूट बनेगा या रूट बनेगा? बताइए मुझे। रूट। हाँ जी, याद करिए, ऐसी ऐसी गेस नहीं मार, आई होप आप लोग गेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुछ तो बनता होगा, कुछ तो बनता होगा, रूट बोल दो। सो अगर हाई ऑक्सीजन और हाई साइटोकाइन, अगर हाई ऑक्सीजन और कम साइटोकाइन आपका यहाँ पे होगा तो याद रखना इन सेल्स में से आपका रूट फॉर्मेशन आपको होते हुए मिलता है। सो यू रिमेंबर, इनमें से आपका रूट फॉर्मेशन आपको होते हुए मिलता था, राइट? अगर मैं कंडीशंस बदल दूं, अगर मैं कंडीशंस बदल दूं, इफ यू चेंज द कंडीशंस दैट यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ योर साइटोकाइनिन कंपेयर टू योर ऑक्सीजन, तो अगर आपका साइटोकाइनिन का लेवल आपके यहाँ पे काफी ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो वो टाइम पे आपका क्या बनेगा इस सेल में से? ये सेल्स क्या बनाएंगे? बिल्कुल सही। अगर आप शूट फॉर्मेशन। ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपका शूट सिस्टम फॉर्मेशन होगा। सो यू विल फाइंड शूट फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व्ड। तो ये चीज आप दिमाग में बिठाइए और ये चीज आप याद रखिए कि आपके ऑक्सीजन साइटोकाइनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे आपके। इवन अगर आप लैब के अंदर, अगर आपने सेल्स में से शूट या रूट अगर आप बनाना चाहते हो तो वो टाइम पे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं टू मेक दिस थिंग हैपन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये चीज हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन द चैप्टर 1 जब हम कर रहे थे, तब हमने ये चीज का जिक्र किया था। तो प्लीज इसे भी आप याद रखिएगा। सो दे प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन, दे प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन, राइट? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सोच के आंसर करिएगा। सो आई विल हैव अ क्वेश्चन विद यू, think an answer, think like a farmer and then try to answer me. समझो आपके पास एक मैंगो का ट्री है, राइट? समझो आपके पास है यहाँ पे मैंगो का ट्री, राइट? मैंगो का ट्री आपके पास यहाँ पे है। अब मैंगो का ट्री आपके पास है यहाँ पे, और इस ट्री के अंदर आप समझ लो कि दिसंबर के महीने में इसके अंदर आपके लग चुके हैं आपके आम, राइट? दिसंबर के महीने में यहाँ पे आपके मैंगो लग चुके हैं, तो यहाँ पे समझो 2-4 मैंगो बना देते हैं। तो एक मैंगो यहाँ पे लग गया, एक मैंगो यहाँ पे लग गया, वो भी दिसंबर के महीने में। अब आप बताइए कि अगर दिसंबर के महीने में मेरे यहाँ पे मैंगो लग चुके हैं, अगर इसके ऊपर ये मेरे मैंगोज यहाँ पे लग जाते हैं इस मैंगो ट्री के अंदर, तो क्या इनको पेड़ से नीचे उतारना सही रहेगा या नहीं रहेगा? नो सर। नो सर। आप कह रहे हो कि नहीं रहेगा। अब आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर दो कि क्यों इनको ये टाइम पे उतारना सही नहीं रहेगा? सर इनमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं होगा और ये थोड़ा अभी वो होंगे कच्चे होंगे, ठीक है, चलो आपने कह दिया कच्चे हैं और इनमें न्यूट्रिशन थोड़ा कम रहेगा, चलो एक बात आपने बोल दी। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और थोड़ा सोच के बताओ। अच्छा मैं आपको कम मिलेगा। हाँ बोलो। ठीक है, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मुझे बताओ मैंगो जनरली आप मार्केट में बेचने के लिए कब निकालते हो? जुलाई। गर्मियों में। हाँ जी, गर्मियों में, मतलब जून का महीना होता है बेटा, तब आपको मैंगोज मिलते हैं बेसिकली मार्केट के अंदर, है ना? सो बेसिकली समर मंथ के अंदर आपका मार्केट के अंदर इसका वैल्यू रहता है। सो समर मंथ के अंदर यू विल फाइंड कि समर मंथ में, समर के महीनों में इसका आपका वैल्यू रहेगा। सो समर मंथ के अंदर आप इसको निकालते हो बेचने के लिए, दैट इज व्हेन यू विल सेल देम। अगर आपने इन्हें अभी तोड़ के निकाल लिया, अगर आपने तोड़ के निकाल लिया,
तो इनकी वैल्यू इतनी रहेगी नहीं, राइट। विंटर सीजन में जनरली मैंगो का कोई इतना वैल्यू रहता नहीं है, मैंगो का वैल्यू आपका बनता ही आपका समर सीजन के अंदर, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि मैंगो मेरे पेड़ पे लगे रहे, सो आप इन्हें तोड़ना नहीं चाहते, ना ही आप चाहते हो कि मैंगो वहां पे पके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ना ही आप चाहते हो कि मैंगो आपका वहां पे पके, और नहीं आप चाहते हो कि वहां पे वो लाइक आप इसे तोड़ना चाहते हो। यू वांट द मैंगो ऑन द ट्री इटसेल्फ, आप ट्री के ऊपर मैंगो को वैसे वैसे ही रखना चाहते हो जब तक आपका मार्केट में सीजन नहीं खुलता, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो आपको मिलेगी समर मंथ के अंदर, राइट। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम कुछ हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, हम कुछ हार्मोन यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं या डाल सकते हैं प्लांट के ऊपर, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया आपका साइटोकाइनिन। आई कैन स्प्रे सम साइटोकाइनिन ओवर हियर। और साइटोकाइनिन क्या करेगा, आपके ये प्लांट के जो मैंगो लगे हुए उनको वो एजिंग होने से बचाएगा, वो उनको लाइक उनका ग्रोथ होने से वहां पे वो बचाएगा। बेसिकली इट विल इंश्योर दैट कि उनका ग्रोथ मतलब उनका जो रैपनिंग का जो प्रोसेस होता है वो चालू ना हो, इनकी रैपनिंग का प्रोसेस वहां पे चालू ना हो, वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे मेरा मैंगो ट्री पे काफी लंबे टाइम के लिए वहां पे वैसे के वैसे ही रहेगा। यू विल नॉट फाइंड मैंगो ओवर देयर राइपनिंग, और वो वैसे के वैसे ही आपके ट्री पे लगे रहेंगे। और आप उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, आपका जून का महीना आ चुका है और तब तक आपने साइटोकाइनिन वहां पे स्प्रे किया, तो अब सारे के सारे मैंगो ट्री मेरे वैसे के वैसे वहां पे लगे हुए हैं, राइट। अब जैसे ही आपका महीना आ गया, आप अपना वहां पे हटा दो साइटोकाइनिन का स्प्रे, you remove the spray over there and now what will happen, आपके मैंगो की ट्री आपके नॉर्मली राइप करके आप उन्हें फिर तोड़ के आप बेच सकते हो। तो याद रखना साइटोकाइनिन ऐसे चीजों में भी आपकी मदद कर सकता है एज अ फार्मर, या आपकी मदद कर सकता है कि आपका जो पेड़, आपका जो वहां पे ट्री है, राइट, उसमें जो आपके फूल या आपके जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो वैसे के वैसे ही वहां पे लगे रहे, उनकी एजिंग ना हो। समझ लो मेरी बात, उनका लाइक जो रैपनिंग का प्रोसेस है वहां पे उसे रोक देता है वो, so that you can have a plant over there on the you can have the fruit on the tree, और जब सही टाइम आएगा तब आप उन्हें फिर निकाल के आप बेच सकते हो। तो क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम इन हार्मोन्स को यूज कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कि समझो आपके पास शुगर केन है, समझो आपके पास शुगर केन है जो आपका जिसका लेंथ है आपका अराउंड, लेट्स से यू हैव अ शुगर केन ओवर हियर। किसी के पास है, कोई है आप में से कोई जिसका शुगर केन के फील्ड है? एनीवन ऑफ यू? एनीवन? अच्छा है, ओके, वेरी गुड। नो सर। अच्छा नहीं है अच्छा, सम ऑफ यू हैव, सम ऑफ यू डोंट। ये शुगर केन जनरली आपको हिमाचल में कुछ एरिया में ही मिल सकता है क्योंकि इसको बहुत पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो अज्यूम दैट, अच्छा समवन, अच्छा कृतिका के पास है शुगर केन का फील्ड, वेरी गुड। कृतिका मुझे लग रहा है आप सिरमौर से होंगे, आर यू फ्रॉम सिरमौर? नो सर, हिमाचल से। हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट आता है बेटा, सिरमौर कृतिका मैं ये नो सर, मैं पूछ रहा हूँ आप हमीरपुर में। हमीरपुर में अच्छा शुगर केन उग जाता है? ओके ठीक है, सर होता है पर कई कई जगह पे होता है वो। ओके ओके ठीक है। मुझे लगा क्योंकि उसको लाइक मैंने कुछ एरियाज में मिल सकते हैं, हर एरिया में नहीं मिलता है। लाइक नॉर्मली ज्यादा करके शुगर केन जो होता है ना वो आप ये पंजाब से लोग मंगवाते हैं ज्यादा करके, तो होता होगा हिमाचल में भी, बट यस लाइक कुछ एरियाज काफी ऊपर वाले एरिया में तो आपको नहीं मिलता है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सो यू विल हैव योर शुगर केन ओवर हियर। अब अगर मेरा शुगर के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक हार्मोन डालता हूँ लाइक इस प्लांट के ऊपर, और वो हार्मोन डालने के बाद समझो मैंने यहाँ पे कोई हार्मोन यहाँ पे रिलीज किया, मैंने अपना यहाँ पे कोई हार्मोन यहाँ पे मैंने रिलीज किया, और वो हार्मोन डालने के बाद क्या हुआ कि मेरी जो शुगर केन है यहाँ पे उनका लेंथ मेरा यहाँ पे बढ़ गया, इनका लेंथ मेरा काफी ज्यादा बढ़ गया। तो अब मुझे बताओ आप हैंड रेस करके कि इससे फार्मर को क्या फायदा होगा? हैंड रेस करके आपको आंसर देना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे एक हार्मोन इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे शुगर केन का यहाँ पे मेरा लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो इससे फार्मर को यहाँ पे क्या फायदा हो सकता है? हैंड रेस करके अपना आंसर बताइए। व्हाट कैन बी द एडवांटेज टू द फार्मर ओवर हियर? मैंने हार्मोन डाला और उससे क्या हुआ, मेरे शुगर केन का लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। सो बताइए क्या फायदा यहाँ पे फार्मर को हो सकता है? एनीवन सोचिए, सोच के बताइए, व्हाट कैन बी द एडवांटेज ओवर हियर? समझो 6 फीट का मेरा शुगर केन था, मैंने हार्मोन रिलीज किया, उसका लेंथ हो गया मेरा यहाँ पे 9 फीट, तो व्हाट कैन बी द एडवांटेज टू द फार्मर इट इज गोइंग टू बी? बताइए। नो वन, किसको ये दोबारा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। सलाम के लिए राइट, वैल्यू उसकी कहाँ पे ज्यादा होगी? बाजार में। बाजार में, बिल्कुल।
मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू आपके यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो मार्केट वैल्यू ऐसे शुगर केन की बढ़ जाती है, क्यों? इसके अंदर यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ बायोमास। अगर लेंथ इसका बढ़ रहा है तो इसका बायोमास भी यहाँ पे बढ़ चुका है, इसका बायोमास भी यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अगर इसका बायोमास यहाँ पे बढ़ जाता है, इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है तो फार्मर को यहाँ पे फायदा होगा, राइट? आप सोचो, सलम शुगर केन लेके आ रही है, सारे नॉन ऑफ फीट के शुगर केन उसके सारे से लाइक ऐसे 200 शुगर केन वो लेके आ रही है मार्केट में बेचने के लिए, और वहां पे बाजू में मेरी भी दुकान वहां पे लगी हुई है, मेरे पास है सारे शुगर केन 5-5 फीट के, राइट? कोई खरीद ही नहीं रहा। ओके, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल ना कि तुम लोग अगर आओगे तो तुम क्या करोगे तुम क्या बोलोगे, अरे सर से कौन लेगा शुगर केन, सलम बताओ क्या है, यू टेल अस, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी द हाई मार्केट वैल्यू। तुम क्यों लोगे उसके पास शुगर केन? बिकॉज इट हैज अ मोर अमाउंट ऑफ बायोमास, ज्यादा बायोमास है उसके अंदर, ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा शुगर कंटेंट है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द एडवांटेज। तो आप देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर में कैसा एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाए। आपने यहाँ पे हार्मोन यहाँ पे यूज किया एंड यू आर बाइंग दैट पर्टिकुलर शुगर केन बिकॉज यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे फार्मर को भी फायदा होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है बेटा यहाँ पे हार्मोन्स को यूज करके, दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। जैसा आप यूज करा भी जाता है, जिससे आप अपने प्लांट का लेंथ बढ़ा सकते हो, और उससे क्या होता है, यू एक्चुअली गेट एडवांटेज ऑफ हैविंग हाई बायोमास, और फिर मार्केट वैल्यू आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कमर्शियली भी याद रखना, हार्मोन्स को यूज किया जाता है, कमर्शियली भी आप हार्मोन्स को यूज करते हो एज अ फार्मर, ताकि आपको सिलेक्टिव एडवांटेज हो। ओके, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको जो मैं ये एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ द हार्मोन्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल। एक तो प्लांट के लिए नेचुरली बेनिफिशियल होता है, राइट? उसके अलावा आपको एज अ फार्मर, एज अ एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि इनको कमर्शियल वैल्यू इन हार्मोन्स की क्या होती है। तो इन हार्मोन्स को मैं इस तरीके से यूज किया जा सकता है एंड आई कैन गेट सम बेनिफिट्स। एक जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एक हार्मोन जो सबसे ज्यादा आपका फार्मर यूज करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द इथिलीन। जिसे सबसे ज्यादा फार्मर यूज करता है वो आपका होता है यहाँ पे इथिलीन, ठीक है? सो दैट हार्मोन ओवर हियर इज गोइंग टू बी द इथिलीन। इथिलीन आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, इथिलीन इज नोन फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट रैपनिंग में ये आपकी मदद करता है। तो अगर आपके पास है कई सारे एप्पल जो पके हुए नहीं है, आप उनमें इथिलीन छिड़क दो, आप उनके अंदर इथिलीन आप डाल दो, सो इथिलीन की वजह से आपके वो पक जाएंगे, राइट? समझो आप मैंगोज लेके आते हो, आप कच्चे मैंगो लेके आते हो, आप अप्रैल के महीने में आप कच्चे मैंगो लेके आते हो, आप उनको रख दो इथिलीन के अंदर, यू कीप देम इन द इथिलीन, तो क्या होगा, वो आपके पक जाएंगे वहां पे। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट करने के लिए इथिलीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काफी लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है ये करना, राइट? बट ये किया जाता है, और उसके वजह से आप जल्दी से जल्दी आप अपने फ्रूट को पका सकते हो। जितना जल्दी आप उन्हें पका लोगे उतनी जल्दी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? समझो इस बात को कि समझो अगर मेरे पास 200 आम है मेरे पास, लेकिन सारे कच्चे हैं, तो मार्केट में उसे कोई खरीदेगा नहीं ना, अनलेस एंड अनटिल किसी को अचार बनाना होगा, राइट? तो वो टाइम पे इथिलीन लाइक हार्मोन्स कैन हेल्प मी टू सेल सच काइंड ऑफ फ्रूट। तो याद रखना, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है, ये पहले भी आ चुका है, कि कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा कमर्शियली यूज किया जाता है, देन दैट इज माय इथिलीन, और इसका काम यहाँ पे होता है मेरे यहाँ पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर, ठीक है? तो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फार्मर्स को इन हार्मोन से कैसे फायदा होता है एंड हाउ दे विल बी सुपर एसेंशियल फॉर देम, ठीक है? तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतनी चीज आपको समझ एक जनरल कमर्शियल आइडिया हम यहाँ पे दे रहे हैं। जब हम इनको सेपरेटली सीखेंगे तब तो हम सीखेंगे सबको डिटेल में, बट यू नीड टू हैव अ जनरल आइडिया दैट ये हार्मोन प्लांट के लिए तो बेनिफिशियल होते ही है जो नेचुरली बन रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव आल्सो एज अ ह्यूमन वी हैव फाउंड अ वे ताकि हम इन हार्मोन्स को यूज करके हमारा बेनिफिट निकाल सके। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोग क्या प्रेफर करते हो, एक नेचुरल तरीके से राइप हुआ हुआ फ्रूट या इथिलीन से राइप किया गया फ्रूट कमर्शियली, क्या प्रेफर करोगे? नेचुरल। अच्छा, और कमर्शियल वाला आप प्रेफर क्यों करोगे? ये बता दो कि कमर्शियली जो राइप करा रहा हूँ, समझो मैं ही राइप करा रहा हूँ, मैं ही मेरा ये बिजनेस है कि मैं ये राइप करा रहा हूँ, लाइक मैंगोज लाता हूँ राइप वाले, इथिलीन डाल के मैं उसे राइप कराता हूँ, तो आप क्यों वो प्रेफर नहीं करोगे? क्यों मेरे से आप वो उस टाइप के मैंगोज आप प्रेफर नहीं करोगे, बताइए? केमिकल होंगे। ठीक है, और उससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे हमारी हेल्थ पे नुकसान हो सकता है, मतलब। ऑलराइट, तो इसलिए आप वो मेरे से बाय नहीं करेंगे। यस, पोटेंशियल देयर इज अ लाइक्लीहुड
दैट इट कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। ये जो कमर्शियल सिंथेटिक जो इथिलीन होता है, अगर आप उसे यूज करें तो हो सकता है, कोई ज्यादा डेटा तो है नहीं, बट it is been believed that it can have impact on the health, and that is why it's better to have a naturally ripe fruit should be taken. So yeah, that's one thing. और तो इतना तो चलो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक विच यू हैव डन इन द लास्ट क्लास, एंड देन उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं पेपर डिस्कशन का, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे क्विकली टेल मी द आंसर फॉर दिस बाय रेजिंग द हैंड। द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम मेरिस्टेम and maturation to perform specific function is called as what? तो ये डेफिनेशन देख के आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर इसके अंदर आ सकता है? हैंड रेज करके आपको आंसर बताना पड़ेगा। सो जल्दी से क्वेश्चन 64 का हैंड रेज करके आप मुझे आंसर बताइए। तो टाइम ले रहे हो, बताइए मुस्कान, क्या होगा आपके हिसाब से यहाँ पे आंसर? ऑप्शन डी। मुस्कान कह रही है यहाँ पे ऑप्शन डी। सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पे सही आंसर है। डिफरेंशिएशन इज राइट आंसर। सो एक प्रोसेस जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके डिवाइड करके कुछ बना रहे हैं, वो आपका मैच्योर हो रहा है और वो एक स्पेसिफिक रोल आपका यहाँ पे प्ले करेगा। सो दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज बाय डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, What changes would occur in the cell to form the trichary elements? ये मतलब वो बेसिकली वेसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन से चेंजेस आपको होते हुए मिलेंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो बेसिकली आपका वेसल्स बनाता है? तो 66 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एंड प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस। ये हमने कल ही किया था। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया। आई एम होपिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स। चलिए तब तक बताइए, इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर? सर ऑप्शन सी। इशिता को यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है। प्राची आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। और आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। बिल्कुल सी बेटा, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सी आंसर है। अगर आपको ट्राइकरी एलिमेंट्स बनाने हो, मतलब अगर आपको वेसल्स अगर आपको बनाने हो, तो आप प्रोटोप्लाज्म आप खोदोगे, यू विल लूज द प्रोटोप्लाज्म, एंड उसके साथ साथ आप ऐड करके वहां पे आपका लिग्निन का डिपोजिशन, जो मैंने आपको बताया था, लिग्निन सेलुलोसिक सेकेंडरी वॉल आप वहां पे बनाते हो। सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर, ए एंड बी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पिक्चर को याद करिए जो पिक्चर हमने यहाँ पे देखी थी। ट्राई टू रिमेम्बर द पिक्चर एंड देन यू विल हैव टू टेल मी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। ए, बी एंड सी को आप यहाँ पे करेंगे आइडेंटिफाई। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड टेल मी व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। सो हैंड रेज करके आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे इसका आंसर। दीक्षा कुमारी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, बताइए। ऑप्शन सी। दीक्षा कुमारी यहाँ पे कह रहे हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन सी। सो दैट इज समथिंग शी इज टेलिंग अस। अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, ठीक है, हम एक और आंसर यहाँ पे ले लेते हैं। प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। बिल्कुल से बेटा, आप सबका यहाँ पे आंसर सही है। जो मेरा ए है यहाँ पे, इट्स अ टेरेस्ट्रियल प्लांट है मेरा यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। जो बी है मेरा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर लाइक जुवेनाइल प्लांट। जुवेनाइल प्लांट है मेरा यहाँ पे बी। और सी जो मेरा यहाँ पे है, मेरा प्लांट है वो मेरा वाटर हैबिटेट के अंदर है। तो अब मुझे ये बता दो कि ये जो सी वाला जो मेरा प्लांट है, ये प्लांट का नाम क्या होगा? सी वाले प्लांट का नाम? बटरकप। बटरकप। बहुत बढ़िया, दैट इज गोइंग टू द बटरकप। बिल्कुल सही है मेरे यहाँ पे बटरकप। और ए एंड बी मेरे यहाँ पे कौन से प्लांट है? दोनों, ये मेरे दोनों प्लांट है कौन से बेसिकली? लार्कस्पर इज द प्लांट ओवर हियर। तो ए एंड बी आर माय लार्कस्पर। ए जो है मेरा यहाँ पे वो एडल्ट प्लांट है और बी जो मेरा यहाँ पे वो मेरा यहाँ पे है जुवेनाइल प्लांट। And then you have the C, which is the buttercup. So yes, option C over here becomes the correct answer, right? Then you have the question number 73. All those changes which an organism goes through during the life cycle from germination to the seed to the senescence is termed as. जितने भी changes आपके एनिमल के अंदर होते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसको हम एक टर्म में अगर बताना चाहे तो वो टर्म यहाँ पे आपका क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमने कल किया था। बताइए कौन बताएगा इसे? मुस्कान बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑप्शन सी। मुस्कान को लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, दीक्षा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट, सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स करेक्ट आंसर। बिल्कुल, डेवलपमेंट ओवर हियर बिकम्स करेक्ट आंसर। देन you have your question number 77. Leaves of which plant shows environmental heterophyly? Leaves of which plant, इन चारों में से कौन सा आपका प्लांट है जो आपका environmental heterophyly आपके यहाँ पे शो करेगा?
तो 77 का आंसर आप मुझे बता सकते हो। सो यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 77। सो हैंड रेज करेंगे आप लोग। सो प्राची, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। प्राची को यहाँ पे ऑप्शन डी लग रहा है, ठीक है। सलम, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ओके और मैं रैंडमली पूछूंगा। कृतिका कौंडल, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? कृतिका इज लाइक मैंने तो सर हैंड ही रेज नहीं किया। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया तो उनको भी हमें पकड़ना पड़ता है कई बार। बेटा बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे सही आंसर है। बटर कप इज द करेक्ट आंसर। एनवायरमेंटल हिट्रोफाइली के अंदर बटर कप ही होता है जो आपका सबसे बढ़िया यहाँ पे आपका एग्जाम बनेगा, राइट। द फिनोमेना ऑफ एनवायरमेंटल हिट्रोफाइली इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो फिनोमेना होता है आपका एनवायरमेंटल हिट्रोफाइली का, इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ। इसका आंसर आपका इशिता चौधरी, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है? सी। 78 का आंसर बिल्कुल सही है बेटा आपका। प्लास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो हिट्रोफाइली का जो फिनोमेना आपको मिल रहा है दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, जहां पे आप देख सकते हो प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के लीव्स आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से देखिएगा। इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्मॉल आर इज रेफर टू व्हाट? ये जो आपका जो स्मॉल आर आपका होता है इसका डेजिग्नेशन क्या होता है? सो व्हाट इट एक्चुअली मींस। तो देख लीजिए क्वेश्चन को, 5 सेकंड लीजिए, 6 सेकंड लीजिए and then try to tell me what can be the correct answer over here. So अंशिका बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। इसको हम बोलेंगे स्मॉल आर को डेजिग्नेट किया जाता है फॉर द ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी डेजिग्नेट एज अ योर स्मॉल आर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका मिलेगा एज अ करेक्ट आंसर। अब ये बताओ 2015 का क्वेश्चन है, टिपिकली ग्रोथ कर्व कैसा होता है? टिपिकली ग्रोथ कर्व जो प्लांट्स में होगा आपका वो कैसा होगा? सो क्वेश्चन 12 का आंसर आप मुझे भी बताएंगे यहाँ पे। सो टेक योर 6 सेकंड्स 5 सेकंड्स एंड देन टेल मी क्या होगा इसके अंदर सही आंसर। 2015 का क्वेश्चन है, देखते हैं किसको +4 मार्क यहाँ पे मिलेंगे। सो टेक योर 30 सेकंड्स। ऑलराइट, ठीक है। सो अब इसका आंसर मुझे बताएंगे। दीक्षा पहले आप बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन ए। ओके, स्टिल मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं और लोगों से पूछूंगा। रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके, अब हम एक और से आंसर पूछेंगे। अंशिका आपको? सर ऑप्शन ए। अंशिका मुझे ये बताइए जो सिग्मोइडल कर्व होता है इसके अंदर आपको 3 फेज मिलते हैं, ठीक है? आपको इसके अंदर 3 फेज मिलते हैं। आप मुझे उन 3 फेज का नाम क्या होता है? अंशिका बताइए। सर लॉग लैग फेस, लैग एक्सपोनेंशियल फेज कहाँ पे होगा? ऊपर, नीचे, बीच में कहाँ पे होगा लैग फेज? सर नीचे। सबसे नीचे मेरा यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। यहाँ पे मेरा होगा, यहाँ पे मेरा अपना लैग फेज। यहाँ पे मुझे मेरा लैग फेज मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। देन दूसरा फेज कौन सा होता है इसके बाद? एक्सपोनेंशियल फेस। अंशिका ने सेकंड आंसर बता दिया यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सपोनेंशियल फेज, दैट्स माय लॉग फेज होगा मेरा यहाँ पे। और आखिरी फेज मेरा कहाँ पे आता है? सर सबसे ऊपर स्टेशनरी। सबसे ऊपर, दैट इज माय स्टेशनरी फेज, ठीक है। अंशिका मुझे ये बताइए आप, क्या ये जो मुझे यहाँ पे सिग्मोइडल कर्व मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्या नेचर में मुझे ये देखने के लिए मिल सकता है? यस सर। राइट, सो सिग्मोइडल कर्व इज आल्सो आई विल फाइंड इन द नेचर एज वेल। तो यस, ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबने सही आंसर यहाँ पे चूज किया होगा अपने दिमाग में, जिन्होंने आंसर नहीं किया यहाँ पे, और सबको यहाँ पे +4 यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस फॉर्म्स, वेरियस वेज, व्हिच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ? इनमें से कौन सा पैरामीटर मैं यूज कर सकता हूँ ग्रोथ के लिए? ABCD आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा बताइए। प्रिया बताइए क्या इसके अंदर आंसर हो सकता है सही, बोलिए। ऑप्शन डी। प्रिया ने सबसे पहले हैंड रेज करके मुझे बताया यहाँ पे ऑप्शन डी। एक और हम यहाँ पे आंसर लेंगे। सलम क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। दिस ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। ये सारे पैरामीटर्स में यूज कर सकता हूँ एज अ ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डन। अब एक काम करते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, बट लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ योर टेस्ट के, राइट। सो आई थिंक वी हैव 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस तो हम लोग देख ही पाएंगे हमारे टेस्ट के। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम क्विकली। सो चलिए मैं स्विच करता हूँ हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर। सो ये रहा हमारा पेपर। क्या आप सबको यहाँ पे पेपर दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, बहुत बढ़िया। चलिए बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने यहाँ पे, तो आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है। तो यू हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू हैव टू टेल मी P700 के साथ क्या आएगा यहाँ पे, PQRS में से क्या लगेगा पहले आपको यहाँ पे। PS1. PS1 आएगा, Q आएगा, Q and R. एंड R, यस P700 के साथ A के साथ मेरा Q and R यहाँ पे लग जाता है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सी हो जाएगा फिर। C. Option C. ठीक है, तो Q and R यहाँ पे उसके साथ मेरा ज्वाइन करके आपके ऑप्शन से यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। नाउ 32, द कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द बंडल शीट सेल ऑफ द मेज लीफ। देखो इन्होंने क्या पूछा है, बंडल शीट सेल के अंदर जो आपका कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है, बंडल शीट सेल के अंदर मेज लीफ के अंदर, वो आपका कौन सा होगा। बताइए क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से यहाँ पे, बताइए अनम्यूट करके सब लोग। Option A. Option A. Option A. Option A. बेटा आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए अगर किया था तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो गया। आई टेल यू क्यों गलत हो गया, क्योंकि क्या पूछा इन लोगों ने, बंडल शीट बेटा, बंडल शीट सेल आपका पीपी कार्बोक्सिलेज आपका होता है मेसोफिल सेल के अंदर, याद करिए पीपी कार्बोक्सिलेज आपको मिलेगा मेसोफिल सेल के अंदर। उन्होंने पूछा है बंडल शीट सेल में कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन सा होता है, तो बेटा बंडल शीट सेल में तो आपका रुबिस्को ही होगा ना, आरबीबी कार्बोक्सिलेज होगा ना आपके यहाँ पे। तो समझ आ रही है क्वेश्चन, समझ आया कि इन्होंने क्या आपसे गड़बड़ हुई, आपको समझ आई। Yes, sir. राइट, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन तो सही करना चाहिए था, आपने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बट आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। नाउ 33, which of the following shows a conformational change for the synthesis of energy packed molecules during chemoosmosis। पूछा ये कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको चेंजेस होते हुए मिलते हैं कॉन्फॉर्मेशन के अंदर, ताकि आपका एटीपी फॉर्मेशन हो ड्यूरिंग कीमोऑस्मोसिस। तो आपको ये एनसाइड की पिक्चर आपको याद रखनी है, राइट। अब आप इसे बताओ ये ABCD में से कौन है आपका F0 F1 कॉम्प्लेक्स, कौन है इसमें से। Option D. Option D. Option D. हाँ जी, ये जो D यहाँ पे बना हुआ है ना, D है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज माय F0 F1 कॉम्प्लेक्स। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो आपको आपका आंसर मिल गया। सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। क्या ये आप सबने सही किया था, सच्ची बताओ, क्या ये सही किया था, नहीं किया था आपने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बताना है आपको यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सो लाइट ट्रैक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, क्या ये सही है गलत है, स्टेटमेंट 1। गलत है। लाइट ट्रैक्शन, so that's going to be a wrong statement। हाँ जी। देन लाइट ट्रैक्शन अकर्स इन द ग्रेना ATP एंड NADPH are been formed, क्या ये सही है गलत है। सही है। सेकंड सही है। देन इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन अकर्स, सही है गलत है। सही है। And then dark reaction is not directly light driven but dependent on the product ATP and NADPH formed in the light reaction, क्या ये बात सही है गलत है। सही है। ये भी सही है। तो expert Option C. ऑप्शन सी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट। देन आपके सामने यहाँ पे पिक्चर देकर रखा हुआ है इन लोगों ने, एंड आपसे पूछा है कि यार मुझे बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी योर PQR। यहाँ पे PQR जो आपका उसकी लेबलिंग आप यहाँ बताओ। तो पिक्चर को थोड़ा हम करते हैं यहाँ पे मैग्नीफाई। Option C. ऑप्शन सी वैसे ही बच्चे ने बता दिया बिना मैग्नीफाई करे, बहुत बढ़िया। लेकिन स्टिल देखो P में यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, P में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका CO2 आ रहा है, फिक्स किया जा रहा है, और आप जाते हो PP के साथ कंबाइन करो, आपको बना के देखा आपको यहाँ पे ऑक्सुलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सुलो एसिटिक एसिड आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर मैलिक एसिड, है ना। हाँ जी, तो अब इस हिसाब से अगर मैं इसको अब मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो मेरा एसिड बनेगा वो मेरा होगा C4 एसिड। C4 मतलब उसमें 4 कार्बन आइटम मेरे यहाँ पे लगे होंगे, याद है ना आपको, ऑक्सुलो एसिटिक एसिड में आपके 4 कार्बन आइटम होते हैं, और जो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो उसमें भी आपके 4 कार्बन आइटम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाता है, क्योंकि P मेरा जो यहाँ पे दैट इज माय C4 एसिड, राइट। फिर Q जो मेरा यहाँ पे है वहां पे मेरा होगा डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है कि मैलिक एसिड में से CO2 बाहर निकला और वो कन्वर्ट हुआ इनटू योर पायरुविक एसिड के अंदर। सो यहाँ पे Q आ जाएगा मेरा डीकार्बोक्सिलेशन, और R जो मेरा यहाँ पे है इट इज माय C3 एसिड, वो ये मेरा यहाँ पे पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन आइटम्स होते हैं, सो दैट इज माय C3 एसिड ओवर हियर। तो इसलिए ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। आई होप सब लोगों ने ये आंसर सही किया होगा, सही किया है नहीं किया। Yes, sir.
अच्छा कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ दिस वन, C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants. क्या रीजन है इसका, बताइए। फिर इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। Option D. राइट, Option D. राइट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से, बिकॉज यू हैव अ लो रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही। देन क्वेश्चन नंबर 37 काफी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे, देखिए ध्यान से। द ग्राफ बिलो शोज द अमाउंट ऑफ ATP एंड NADPH इन आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट वंस दिस ऑर्गेनल आर गिवन लाइट। ये बता रहे कि जब लाइट दिया क्लोरोप्लास्ट को तो उसने ATP और NADPH आपको बना के दिया। एंड देन लेटर आफ्टर एक्सपोजर टू द हर्बिसाइड, फिर आपने हर्बिसाइड डाला प्लांट के ऊपर। बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द ग्राफ इट कैन बी कंसीडर्ड दैट द हर्बिसाइड अफेक्ट फोटोसिंथेसिस बाय। तो आपने जब हर्बिसाइड डाला तो कुछ तो उसका इंपैक्ट हुआ, आपको ग्राफ देके बताना है कि उसका इंपैक्ट क्या हुआ। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ 1 में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका, अरे सुनो तो सही सुनो, ग्राफ ए में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका यहाँ पे ATP बन रहा था, लाइट आप दे रहे थे तो आपको ग्राफ में ATP बनते हुए आपको यहाँ पे दिखा। जब आपने हर्बिसाइड डाले तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, ATP जितना बन रहा था उतना आपका बन रहा था, राइट। ATP फॉर्मेशन आपका यहाँ पे वैसे के वैसे ही था, ठीक है। आपका दूसरा ग्राफ आपका क्या कह रहा है कि आपका NADPH यहाँ पे बन रहा था और जैसे ही आपने हर्बिसाइड डाला आपका NADPH फॉर्मेशन आपका नीचे गया, जा रहा है ना, दिख रहा है ना आपको नीचे जाते हुए, इट हैज गॉन सडनली डाउन, सो NADPH का बनना यहाँ पे कम हो गया। तो इतना तो पक्का है कि हर्बिसाइड जाके कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मेरा NADPH फॉर्मेशन मेरा कम हो रहा है। अब आप ऑप्शन देख लो यहाँ पे, ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए, इनहिबिटिंग, हाँ जी, इनहिबिटिंग द NADPH। आपका हर्बिसाइड जाके आपका NADPH का रिडक्शन आपका इनहिबिट कर रहा है, मतलब उसे होने नहीं दे रहा। और ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा सही है, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, कि आपका हर्बिसाइड जाके क्या कर रहा है, आपके NADPH को लाइक रिड्यूस होने नहीं दे रहा, राइट। सो उसके वजह से आपका NADPH फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा। सो ऑप्शन ए मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एंड डी कभी हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वो ATP की बात करें, ATP तो आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक से, उससे के ऊपर इंपैक्ट नहीं हो रहा, एंड सी भी आपके यहाँ पे सही नहीं है। सो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। नाउ हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखते हैं कितनी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। क्या पहला स्टेटमेंट मेरा सही है गलत है? तो गलत है। गलत है जी, गलत है। मैं आपको बताता हूँ सही मिलता है। occurs in stromal lamina, that's true, ये आपका occurs during बेटा अपना माइक बंद कर लो, सलम का शायद से माइक ऑन ना, बेटा बंद कर लो, राइट। सो occurs during the low light intensity, ये बात भी आप कैसे देखो, जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है ना तब आपकी जो लाइट आ रही होती है वो आपकी आ रही होती है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब आपकी लो लाइट इंटेंसिटी होती है तब आपको जो मिल रही होती है लाइट वो आपकी होती है 700 नैनोमीटर वाली लाइट। सो यस, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो याद रखना। सो 20 थर्ड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे सही है, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ बोथ ATP एंड NADPH अकर, ये बात आपकी गलत है, ऐसा तो नहीं होता के अंदर, है ना। एंड द फिफ्थ वन इज माय इलेक्ट्रॉन आर सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। तो 1, 3 एंड 4 आपके यहाँ पे सही है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे तो हम लोग हमारे क्वेश्चन सारे नहीं कर पाएंगे, व्हाट विल डू ना, कल के क्लास के अंदर हम कल के क्लास में हमारा ऑक्सीजन से हमारी स्टोरी चालू करेंगे, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन की स्टोरी हमारी चालू करेंगे तो व्हाइल डूइंग दैट स्टोरी विल टेक अप 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड विल ट्राई टू सॉल्व देम। तो अभी हमने यहाँ पे 38 तक देख लेना, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सीक्वेंस आपको बताना है, यहाँ पे चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द केम्प प्लांट्स का। तो पहला इवेंट जो आपका होता है दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय PP कार्बोक्सिलेज, ये सबसे पहले मेरा इवेंट होगा, राइट। सो ये आएगा मेरा स्टेटमेंट 1 मेरा आएगा सबसे पहले। सो देख लो 1 कहाँ पे आ रहा है, COD में आ रहा है। दूसरा इवेंट आप लोग मुझे बताओ, दूसरा इवेंट क्या होगा? पहला इवेंट होता है PP कार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व होगा, फिर क्या होगा दूसरा इवेंट आपके हिसाब से बताइए मुझे। कार्बोक्सिलेशन ऑफ नहीं बेटा नहीं, राइट। द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी योर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ माय ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये मेरा सेकंड इवेंट होता है, राइट, जो आप रात को करते हो, ओके। सो दैट्स माय 1 and 3 यहाँ पे मुझे मिल गया। फिर आपका होगा फिर बाद में आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक, जो आप दिन में भी कर सकते हो, हाँ जी, जो आप दिन में भी कर सकते हो, है ना, कि आप निकाल लो वैक्यूल में से मैलिक एसिड को और उसमें से आप CO2 निकाल लो, एंड देन यू हैव द लास्ट थिंग दैट इज माय कार्बोक्सिलेशन बाय द RBP। सो ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। एक और क्वेश्चन आखिरी देख लेते हैं। ATP सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ
क्वेश्चन 40 का क्या आंसर होगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया यही आंसर इसका आंसर, बिल्कुल सही। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। ये है आपके क्वेश्चन 1 to 40 हमने यहाँ पे देखे। बाकी क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, बाकी 20 क्वेश्चन भी हम लोग अगले 4 दिन के अंदर देख लेंगे, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो और आप संडे वाले टेस्ट में और अच्छा करो। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू डू। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। आज की क्लास में देखो आज हमने करा क्या है। आज की क्लास में हमने बेसिकली एक इंट्रो लिया है कि यार ये मेरे हार्मोन्स करते क्या है, व्हाट दे आर बेसिकली नोन फॉर, ये हमने आज की क्लास में देखा है। एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सीन कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके ग्रोथ वाले पार्ट में से। सो दीज आर द टू थिंग्स वी हैव सीन, राइट। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे एंड वी हैव सीन द इनिशियल पार्ट ऑफ द हार्मोन्स। कल के क्लास में हम ऑक्सिन से हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, विल सी द स्टोरी ऑफ द ऑक्सिन। एंड कल के क्लास में हम होपफुली ऑक्सिन भी खत्म करेंगे और हमारा साइटोकाइनिन भी हम कल खत्म कर लेंगे, ऑक्सिन एंड गिबरेलिन हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी टुमारोज ऑब्जेक्टिव। तो आई होप यहाँ तक जो हमने किया था सबको यहाँ पे क्लियर है। आई होप दिस स्टोरी ओवर हियर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर ठीक है।